हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे इस बार जो है यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए यूपीपीसीएस 2000 केमिस्ट्री का। ठीक है, ये मंत्रा की है नोट्स, ठीक ठाक नोट्स हैं, लगभग काम हो जाएगा अपना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है शुरुआत में क्या है, केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब नहीं पूछा जाने वाला है। अब क्यों दिया गया है मुझे नहीं पता, पर ठीक है। चलो अब देख रहे हैं कि लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं। यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलेगा कि भाई पानी जो है, सॉरी पानी हो या ऑक्सीजन हो, इसके प्रेजेंस में जब आयरन रिएक्ट करता है तो रस्ट बनता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम। ठीक है, अगला सोरी ऑफ मिल्क है लैक्टोज। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में जो कि खट्टा होता है। तो दही जब जमती है तो यह प्रोसेस होता है। स्मेल इन एलपीजी, एलपीजी में जो स्मेल होती है उसमें कुछ नहीं होती है, मतलब स्मेल लेस होती है। उसमें मिला देते हैं हम इथाइल मरकैप्टन जो कि एक केमिकल कंपाउंड है। उससे क्या होता है, गंदी बदबू आने लगती है उससे। तो जब भी एलपीजी लीक होगी आपको वो पता चलेगा। आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं लोग, क्या है, एंटोनी लेवोशियर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नाम है केमिस्ट्री का। इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो यूपीपीसीएस में तो ये तो नहीं पूछा जाने वाला कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, बट याद रखो इन्होंने क्या है, केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे उसमें जो है फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, राइट। तो वैसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर में ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, ना ही वो फॉर्म होगा, राइट, कांस्टेंट रहने वाला है। दूसरी चीज क्या है, नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है केमिस्ट्री में, उसका भी नाम, उसका भी प्रोसेस किसने डेवलप किया था, लेवोसियर ने। ओके, तो मेन चीजें क्या आएंगी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके, अगला देख लें, मैटर क्या होता है, जो भी चीज कोई मास को ऑक्युपाई करती है, ठीक है, उसका कोई मास हो और कोई स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, ये चीजें हो गई। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। अब देखो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक अपने काम की चीजें नहीं है। अच्छा ये देख लो, जो अपनी एंशंट साइंस है वहाँ पे जो उपनिषद में थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें हैं, और जो साइंस से रिलेटेड है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या गया है कि जो हमारी एंशंट साइंस थी उसमें क्या कहा गया है कि पंच तत्व है, जो भी मैटर होता है पंच तत्व से बना जाता है। तो एक दोहा है या श्लोक मान सकते हो, तो वो ऐसे है कि छित जल पावन गगन शरीरा, सॉरी, छित जल पावन, यहाँ से छित मतलब होता है पृथ्वी, छित जल पावक, इसको रट्टा मार लो, यहाँ से आपकी क्वेश्चन निकल जाए। छित जल पावन पावक गगन समीरा, समीरा मतलब समीर, पंच तत्व, पंच तत्व से बना शरीरा, शरीरा मतलब अपने जो काया है, अपना शरीर है या कोई भी एलिमेंट जो है। तो ये है हमारा दोहा। तो यहाँ पे क्षितिज मतलब होता है पृथ्वी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पृथ्वी और अर्थ। और जल मतलब आपको पता है ये पावक होता है आग, गगन मतलब होता है आकाश, समीर मतलब होता है हवा। तो ये सभी पंच तत्व हैं यहाँ पे जो आपको मेंशन किए गए हैं। तो संख्या और जो वैशेषिक फिलॉसफी है उसमें ये मेंशन है। अब देखो थोड़ा एंशिएंट और ग्रीक ट्रेडिशन देख लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री के। तो यहाँ पे सबसे पहले महर्षि कनड का नाम दिया गया है, इनको उलूक कनड भी बोलते हैं। तो आपने अपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, यू भी याद रखना सिर्फ, उलूक कनड से वैशेषिक। कभी कभी कंफ्यूजन होता है हमें, जैसे गौतम जी हैं, तो गौतम जी क्या नाम है। अब देखो भगवान गौतम जो है वो क्या करते थे, न्याय देते थे सबको, इसीलिए गौतम मुनि जो थे उनसे कौन सा था, न्याय दर्शन था। ये सब याद करने की ट्रिक है, कोई ना कोई अपने माइंड में जो है कोई एक आइडिया फिट कर लो कैसे रिमेम्बर करेंगे। तो न्याय दर्शन का है गौतम मुनि ने किया था, आपको सिर्फ ऐसे बता दिया। अब देखो वैशेषिक में क्या है, इसको बोलते हैं एटॉमिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। तो हिस्ट्री में ना जाके थोड़ा सा यहाँ पे हम अपने केमिस्ट्री में ही रहते हैं। तो परमाणु जो है, वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा, जो सबसे छोटी इनडिविजिबल, जिसको फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब इसी को मॉडर्न साइंस में क्या बोला गया, एटम बोला गया। तो आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, रदरफोर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आगे चल के इसका मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निटी में जाके कैसे डेवलपमेंट होता है केमिस्ट्री का फर्दर। अभी के लिए इतना समझ लो कि एटम जो होता है उसको क्या बोला गया, परमाणु बोला गया। और इसमें क्या है, आइडिया दैट मोशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ परमाणु क्रिएट्स द यूनिवर्स। ओके, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कंपाउंड बनते हैं,
जब भी एटम्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड बनेंगे क्योंकि ज़्यादातर अमाउंट्स जो हैं जो अभी हम वर्ल्ड में देख रहे हैं दे आर कंपाउंड्स नॉट एलिमेंट्स। तो प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं जो नोबल मेटल्स होते हैं, ठीक है, नोबल मेटल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर कंपाउंड्स। ओके, तो अब ये हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो डेमोक्राइटिस क्या था, ये ग्रीक मैथमेटिशियन केमिस्ट साइंटिस्ट था। इसने क्या बोला कि जो सभी मैटर है किससे मिलकर बनी है, टाइनी इंडिविजिबल कॉल्ड एटमॉस। अब यहीं से एटम का नाम आ जाता है, क्योंकि साइंस मैक्सिमम हम लोगों ने जो पढ़ी है वो इंग्लिश उससे डिराइव्ड है। ज़्यादातर काम साइंस का हुआ है फॉरेन में, यूरोप और अमेरिका में। अमेरिका तो बाद में है, मेनली यूरोप में हुआ है साइंस का काम इनिशियल। तो वहाँ से ग्रीक और लैटिन के टर्म्स जो हैं अपने साइंस में इनकॉर्पोरेट कर लिए, ग्रीक एंड लैटिन टर्म्स। ओके, यहाँ पे एटमॉस आ रहा है, इसी से एटम बनता है। एटमॉस मतलब होता है जो कट ना सके, जो ब्रेक ना हो सके, इंडिविजिबल। सो आइडिया लेटर इवॉल्व इनटू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आगे देख लेते हैं। अब ये थिंकर हैं और उनके जो रिलेटेड थ्योरीज हैं। तो कनड जो हैं, कनड मुनि, इनका ना क्या है, परमाणु का कॉन्सेप्ट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल। इसी तरह डेमोक्रेटिस ग्रीस के हैं, उनका ये। अब ये तो हिस्ट्री हो गई अपने के। आगे चलते हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर नॉट इंपॉर्टेंट, सॉलिड लिक्विड गैस आपको सब पता है, इससे नहीं पूछा जाने वाला कुछ। पूछा क्या जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा चलो, मैटर एंड स्टेजेस पे आ जाते हैं। सॉलिड पता है सबको अपना, ठीक है। लिक्विड गैस कैन फ्लो, पार्टिकल्स आर लूजली, गैस नॉट फिक्स शेप, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, पार्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। अब देखो हीटिंग करेंगे या कूलिंग करेंगे, और एक प्रेशर भी लगा सकते हैं साथ में, तो उससे चेंजेस ऑफ मैटर भी होते हैं। अब देखो मेल्टिंग हो रही है, ये सभी बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जनरली क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे, शुरुआत में बहुत आते थे जब पूछे, जब एकदम बेसिक स्टेज था। अब तो टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखोगे जैसे पिछली बार पूछा गया था स्ट्रेस और स्ट्रेन पे क्वेश्चन पूछा गया था, और वो कठिन क्वेश्चन था लास्ट पीसीएस में। इसी तरह सेमीकंडक्टर में जो कलरिंग होती है, डायोड्स के अंदर ना कलर कोड्स होते हैं, डायोड्स में कलर कोड्स, तो उस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अब जो ट्रेंड है वो फिजिक्स में जनरली हायर क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको देख के रखना चाहिए। तो अब आप ऑप्टिक्स में देख लो, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब टॉपिक्स जो हैं। लेंसेज के टॉपिक देख के रखो, हार्मोनिक मोशन के रखो, फ्रीक्वेंसी के देख के रखो, साउंड के रखो। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा डिफिकल्ट साइड्स पे और कंसेप्चुअल टाइप्स पे जा रहा है पीसीएस, तो उसको ध्यान में रखो। ये सब बहुत ही बेसिक है, आपको पता है, देख लेना इसको। अच्छा, पीडीएफ मैं इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, पंकज आईएएस अकेडमी के, वहाँ से ले लेना इसको। ओके, आगे देखो। अब ये चीज़ें हैं, ये वाली है जो थोड़ा एडवांस लेवल की, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होता है, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो बियॉन्ड द थ्री क्लासिकल स्टेट्स, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट, टू स्पेशल स्टेट्स ऑब्जर्व अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। ये हो गया। आगे देखते हैं प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या होता है, अ स्टेट gases are superheated and their atoms lose electrons becoming ionized। तो जब गैस को सुपर हीट करते हैं तो उनके एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और जब भी एटम से आयंस बाहर निकलेंगे वो आयन बन जाएगा। ये बेसिक केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, यहाँ पे जाके ये बनेंगे। अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग से बन रहा है तो चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, तो एक तरह से इट इज़ अ कलेक्शन। और जैसे गैस पार्टिकल्स, सब चार्ज गैस पार्टिकल्स एक साथ हों तो उनको क्या बोलेंगे हम, दैट विल बी कॉल्ड एज प्लाज्मा। और इसी से संबंधित है आपकी प्लाज्मा टीवी। तो याद रखना, जब आप प्लाज्मा टीवी देखते हो तो उसमें जो कोर फंक्शनल एलिमेंट होता है वो प्लाज्मा होता है। ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल से बना होता है जिसमें आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यही वाली प्रॉपर्टी यूज होती है प्लाज्मा टीवी में। तो ये सबसे ज़्यादा एबेंडेंट है। अगर कहा जाए कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा एबेंडेंट है, तो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट जो स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट है। याद रखना, जिससे टीवी बनती है वही वाला स्टेट है सबसे ज़्यादा एबेंडेंट, मोस्ट एबेंडेंट। तो अब देखो ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, द सन एंड द अदर स्टार्स में प्लाज्मा पाया जाता है, लाइटनिंग जब होती है स्काई में वहाँ प्लाज्मा पाया जाता है, और जो नियॉन लाइट्स होती हैं हमको वहाँ मिलता है प्लाज्मा टीवी। मैंने आपको बता ही दिया था। फैक्ट क्या है, प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, आयनाइज्ड गैस एट हाई टेम्परेचर।
दिस इज फाउंड इन स्टार्स एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब वही जो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है इसके लिए जो है हमारे बोस साहब बहुत फेमस हुए थे, सत्येंद्र नाथ बोस हैं ये, इंडिया के साइंटिस्ट। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? अ स्टेट फॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। कहाँ पे? -273.15 डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट जीरो होता है। उस पॉइंट पे जाके जो स्टेट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बीईसी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एटम्स जो हैं एक्सट्रीमली स्लोली मूव करते हैं और सिंगल क्वांटम यूनिट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ओके, तो ढेर सारे एटम्स हैं, तो इतने सारे ढेर सारे स्टूडेंट पे जब इनको फ्रोजन किया जाएगा तो ऐसे चिपक जाएंगे और ऐसे बिहेव करेंगे कि सिर्फ क्या है, एक एटम है। इस स्टेट को, नेचर में जो स्टेट पाया जाता है उसी को हम बोल देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये जो है सत्येंद्र नाथ बोस, जैसे मैंने बताया आपको, इंडिया के थे ये, और आइंस्टीन, तो इन दोनों ने मिल के जो है इसको 1920s में इसकी स्टडी की थी। और इसका जो पहला लैब में इस पे काम हुआ था 1995 में, इसको बनाया गया था, सिंथेसिस हुई थी। ओके, थ्योरी जो है 1920 में आ गई थी आइंस्टीन के टाइम पे। तो अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। एक्सट्रीमली लो एनर्जी स्टेट है, एनर्जी नहीं होती, मतलब मोशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगा, बहुत कम मोशन होगा। एटम्स ओवरलैप एंड एक्ट एज अ जायंट, वन जायंट वेव की तरह काम करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के रिसर्च में इसका यूजफुल रोल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुपर कूल्ड जो हीलियम होता है वो क्वांटम बीईसी स्टेट में होगा, सुपर कूल्ड हीलियम। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड प्रिसिजन मेजरमेंट। तो अभी जो क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, क्वांटम चिप्स आ रही हैं, तो उसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का रोल है। तो ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो आप जो है ईवी जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली, वो ठीक है। बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एलिमेंट्स जो है इस समय, क्रिटिकल एलिमेंट्स मिशन चल रहा है ना हमारा, क्रिटिकल एलिमेंट्स का, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई, ये सब इमर्जिंग एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस पे पढ़ के जाना आप सभी। आगे देख लेते हैं फैक्ट क्या है। बीईसी जो है इसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये नियर एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 273 माइनस पे, और बोस आइंस्टीन ने डेवलप किया था इसको। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, तो सरासर देख लेते हैं हम लोग, फटाफट देख लेते हैं। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट, बीसी फर्स्ट। अब देखो शेप एंड साइज फिक्स्ड होते हैं इसमें, इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होती है लिक्विड में, लेकिन शेप जो है बदल जाता है। गैस में क्या होता है, ना ही शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है, और कंप्रेस भी हो जाता है ये। प्लाज्मा क्या होता है, ये आयनाइज स्टेट में होता है, इसमें प्लस माइनस के आयन्स होंगे, हाई टेम्परेचर पे मिलता है ये क्या है, अब देखो इसमें क्या है, प्लाज्मा जो है हाई टेम्परेचर पे होता है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी जो है ये क्या होता है, सुपर कूल्ड पे होता है, बहुत लो टेम्परेचर पे, और ये एक यूनिट की तरह बिहेव करता है। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, क्वांटम में, क्वांटम टेक में इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, प्लाज्मा टीवी में यूज़ होता है, नियॉन लाइट्स में यूज़ होता है। आगे देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कंपोजिशन किस तरह से, उनका इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, तो कैसे बने हुए हैं वो। पहले कहते हैं प्योर, अब कोई भी प्योर है, इम्प्योर है, तो मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल अगर है तो उनको बोलेंगे प्योर। दिस कुड बी आइदर एटम, या तो वो एटम होगा या तो वो मॉलिक्यूल होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। शर्त क्या होती है कि इनका कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कंसिस्ट ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। आगे देख लेते हैं केमिस्ट्री 205। अब देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, पता है आपको, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड बोरॉन। इन्हीं से हम लोग क्या बनते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। क्या बनते हैं इससे, सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, आईसीज बनते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बनते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, वो सब मेटलॉइड्स होते हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन। आगे देखते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो से या दो से अधिक से मिल जाते हैं साथ में इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये याद रखना। कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ओनली बाय केमिकल मेथड्स। ओके, आगे देखो वाटर क्या होता है, एग्जांपल में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरियम। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जब दो या
दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हों पर इनका सबसे अंतर क्या हो जाएगा, कंपाउंड और मिक्सचर में इसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। ओके, और इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट करते हैं जैसे कि फिल्ट्रेशन, एवोपोरेशन एटसेट्रा। मिक्सचर्स कैसे हो सकते हैं, होमोजेनियस हो सकता है, हेट्रोजेनियस हो सकता है। होमोजेनियस मतलब एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक ही जैसा, जैसे कि पानी में नमक घोल दो तो एयर ले लो, विनेगर ले लो, जहाँ पे सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ओके, कोई एलॉय होगा तो वो यूनिफॉर्म होगा। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होंगे, विजिबल पार्ट्स और लेयर, ये आंखों से देखे जा सकते हैं, तो जैसे कि सैंड है, पानी में मिला दो, या आयरन में सल्फर को मिला दो। ओके, अब देखो फिर से देख लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्स जो हैं प्योर सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस विद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। होमोजेनियस का होगा यूनिफॉर्म होगा, हेट्रोजीनियस क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ के सब लोग, आगे चलते हैं। अब फैक्ट क्या है, एलॉयज जो होते हैं दीज आर होमोजेनियस मिक्सचर, जैसा कि मैंने बताया था आपको ऊपर कि एलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अब जो कॉमन एलॉयज होते हैं उनको याद करना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि गन मेटल, देखा है, और भी बहुत सारे हैं जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रास है, स्टील है, मैग्नीशियम है, ड्यूराल्यूमिन है। ये सभी जो एलॉयज हैं इनको याद करना है किस किस से बने हैं ये, इस पे क्वेश्चन आता है बार बार। तो आगे चलो, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखो, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। इसमें जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। गोल्ड, कॉपर, अच्छा ये क्या है, नोबल मेटल है, गोल्ड नोबल मेटल है, ठीक है। एल्युमिनियम, एफ। अब देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है, पतला सा तार बना देना, पतला तार अगर आप बना देते हो तो उसको बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। इसी तरह से मैलिएबल मतलब होता है पतली पतली शीट्स बना देना, जैसे कि ना एल्युमिनियम की फॉइल देखी होगी आपने, एल्युमिनियम की फॉइल देखते हो ना जिसमें रोटी और खाना पैक करते हैं, तो वो बहुत ही फाइन पतली शीट्स हैं। उसी को अगर कोई मेटल होगा तो उसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल होगा तो टूट जाएगा, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। मेटलॉइड्स क्या हो गए, इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, शोज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। सेमीकंडक्टर्स, नेचर्स, एग्जांपल मैंने बताया था बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब हैं। आगे, सिलिकॉन कहाँ पे यूज होता है, मैंने बताया था, ये एक्चुअली सिलिकॉन ही नहीं, ये सभी यूज होते हैं, ये सभी जो हैं क्या होता है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कोई एलिमेंट होता है सेलेनियम, सेलेनियम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वो भी यूज होता है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन देख लो। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा वो होता है ऑर्गेनिक, और इसमें ज़्यादा हमेशा ही क्या रहेगा, कार्बन पाया ही जाएगा। एग्जाम्पल कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, ये सभी क्या है, ये जो एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज। ओके, अब देखो इनऑर्गेनिक क्या होगा, फाउंड इन मिनरल्स और नॉन लिविंग सोर्सेज। अगर लिविंग में है तो ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग में है तो इनऑर्गेनिक, में और में नॉट कंटेन कार्बन, ठीक है। तो देखो पानी है, कॉमन सॉल्ट है, HCl है। ओके, अच्छा लास्ट वाले में भी एक्वारीजा पूछा गया था, एक्वारीजा क्या नाम होता है इसका, हाँ एक्वारीजिया होता है मेरे ख्याल से, एक्वारीजिया। और ये जो है मिक्सचर होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, इन दोनों को मिला देते हैं तो एक्वारीजिया बनता है। ऐसे ही फैक्ट है, ये पूछा गया था आरओ में भी, आरओ का जो एग्जाम हुआ था ना अभी 2025 वाला, इसमें ये पूछ लिया गया था, तो इसको याद रखना, एक्वारीजिया जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स। ये तो कुल रिसेंट में भी दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन बट नॉट ऑल कार्बन कंपेनिंग कंपाउंड्स आर, आगे देख लो, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कैसे अलग किया जाए चीज़ों को।
तो अब देखो ये यूटिलिटी क्या है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज फिजिकल मेथड्स। एक तो बार पूछे गए हैं इनको, तो बस जल्दी से देख लो। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन जाए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड जो है सॉल्ट से अलग करना हो, तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। NH4Cl क्या होता है, इसको जब आप गर्म करोगे डायरेक्ट भाप में बन जाएगा ये। फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जब इनसॉल्युबल कोई सॉलिड हो किसी लिक्विड में हो, जैसे सैंड को पानी से अलग करना हो। इवेपोरेशन क्या होता है, जहाँ पे लिक्विड जो है उड़ जाए गर्म करने पे और सॉलिड रह जाए बाहर, जैसे कि सॉल्ट को पानी से अलग करना हो, या पानी क्या, हाँ समुद्री पानी से जिसमें ढेर सारा नमक होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, स्लो कूलिंग ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्स क्रिस्टल्स, और यहाँ पे शुगर क्रिस्टल्स अगर बनाना हो सिरप से। ओके। डिस्टिलेशन क्या है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मान लो जैसे पेट्रोलियम होता है ना, एक्चुअली जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले रहते हैं, डीजल, पेट्रोल, एस्फॉल्ट, नैप्था। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो इनको हम डिस्टिलेशन से करते हैं, और स्पेशली उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होगा तो हम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे वाटर फ्रॉम इंक या एल्कोहल वाटर अगर सेपरेट करना हो तो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है लिक्विड्स ऑफ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, पर अगर बहुत क्लोज हैं बॉइलिंग पॉइंट्स, जैसे पानी और पेट्रोल या पानी और अल्कोहल का तो डिफरेंट है, इजीली सेपरेट कर लोगे। लेकिन जैसे पेट्रोल है और डीजल है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है बहुत क्लोज होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। आगे क्या है, क्रोमेटोग्राफी। कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स ऑन पेपर। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जैसे इंक को क्या करना है, फूड डाई सेपरेट करना है, तो वहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन जान रहे हो ना, पानी में जो है कोई चीज़ डाल दो वो आराम से सेटल हो जाती है। तो हैवी पार्टिकल्स दे सेटल देन होल्ड ऑफ, पानी को, साफ पानी को निकाल लो बाद में। जैसे कि मड है, उसको रखे रहो पानी में, सॉरी मतलब मड गंदा पानी, मडी वाटर। ओके। सेंट्रीफ्यूगन क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन में देखते हो ना, इसमें कपड़े रहते हैं ढेर सारे और खूब तेजी से जब नाचती है मशीन, तो कोई भी चीज़ क्या है, बाहर की तरफ भागेगा ऐसे। जब भी आप स्पिन करोगे कोई चीज़ ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी चीज़ होगी सेंटर पे वो बाहर भागेगी, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। तो स्पिनिंग टू सेपरेट कंपोनेंट्स बाय डेंसिटी। तो सेंट्रीफ्यूग जो है फिजिक्स का प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस प्रिंसिपल से बना हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ओके। आगे देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्या होगा भाई, यहाँ पे क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो मट्ठा जैसे देखोगे ना, गांव में मट्ठा मारते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे एक रहता है बर्तन ऐसे मेटल का, ठीक है, कैसे भी बनता है, इसको ऐसे स्पिन करते हैं देरी से, तो जो दही होता है, मट्ठा और मक्खन अलग हो जाते हैं दोनों। आगे देख लो, क्रोमेटोग्राफी जो है इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंसेज एंड फूड टेस्टिंग में। क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे देखा था ना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है ये। क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, एवापोरेशन, स्पीड के मूवमेंट पे बेस्ड होता है क्रोमेटोग्राफी, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे, कोई ज़्यादा तेज करेगा, कोई मूव धीरे करेगा। आगे देखते हैं की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अगला टॉपिक है हमारा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती हैं उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो इस पे क्वेश्चन आता कम है, बहुत रेयर क्वेश्चंस आए हैं, तो और इसमें आएगा भी तो जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, स्पेशली वाटर की डेंसिटी है, इस पे क्वेश्चन सब पूछे गए हैं कभी कभी बार। तो देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके। आइस मेल्ट कहाँ करता है, 0 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे गैस बनना शुरू हो जाए, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, सॉलिड से कहाँ बनेगी, लिक्विड, लिक्विड से बनेगी गैस, और इसी का उल्टा होगा, गैस से लिक्विड में बनेगी, लिक्विड से जो है सॉलिड में बनेगी। ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, जब वो गैस बनने वाली होगी, जब उसको बॉईल करेंगे तो गैस बनेगी। अब वाटर के केस में इतना है, इथेनॉल का 78 है, एसीटोन का 56 है। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, बाकी कोई पूछा नहीं जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड सॉलिडिफाइड, सॉरी लिक्विड, गलती से माय बैड। एग्जाम्पल क्या है, फ्रीज होती है वाटर किस पे, 0 डिग्री पे। अब देखो एवोपोरेशन पे आ गए हैं, स्लो सरफेस लेवल चेंज ऑफ वाटर, स्लो सरफेस लेवल चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर।
तो एवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर या गैस में कन्वर्ट होना, इसी को बोलते हैं हम। अब देखो किससे बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो फैक्टर्स दैट इंक्रीज एवेपोरेशन, पहली चीज टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो, लो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, आपका जो हवा है, जैसे ये आपका रूम है और इस रूम में एक इसका वॉल्यूम होगा और उस वॉल्यूम में कितना H2O के वेपर्स हैं, क्या वेपर्स, ठीक है। तो भाप जो होती है वो कितनी भाप है हवा में, वो डिसाइड करेगा कि ह्यूमिडिटी कितनी है। हाई ह्यूमिडिटी होगी तो ज़्यादा भाप होगी, तो कम एवेपोरेशन होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भाप भरी हुई है। ओके, प्रेजेंस ऑफ विंड, इससे भी एवेपोरेशन इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो अब देखो जैसे कोई ग्लास है, इसमें पानी भर के रख दो, मान लो 1 लीटर पानी जो है ग्लास में भर के रखे हो और 1 लीटर पानी को आपने इतनी बड़ी थाली में रख दिया सेम, तो कहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा तो ज़्यादा एवेपोरेशन। ओके, हवा तेज चलेगी तो ज़्यादा एवेपोरेशन, याद रखना, ज़्यादा तेज हवा ज़्यादा एवेपोरेशन, ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा एवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी के साथ उल्टा रिलेशन है इसका, ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम एवेपोरेशन, कम एवेपोरेशन कम ह्यूमिडिटी हाई एवेपोरेशन। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है जैसे मान लो ये आपका पतीला है, ठीक है, आपने इसको फ्लेम पे रखा है या इसमें भरा है पानी, तो इसके ऊपर जस्ट जो प्रेशर है, जहाँ पानी है ना, पानी के सरफेस पे जो प्रेशर है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड। तो सरफेस ये है पानी हमारा, ठीक, यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है और इसके जस्ट ऊपर जो वेपर जो प्रेशर बन रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर, वो है हमारा वेपर प्रेशर। तो ये हो गया। फैक्ट क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों है, जब आप इसको लिक्विड को बॉईल करते हो, मान लो इसको बर्नर पे रख दिया आपने, क्या कर दिया, इसको आपने बर्नर पे रख दिया लिक्विड को, अब ये बॉईल करना शुरू करेगी। तो लिक्विड जब बॉईल करना शुरू करेगी तो क्या होगा इससे, हाँ, तो भाप जो है निकलना शुरू करेगी। जब भाप निकलेगी यहाँ पे इस एरिया में भाप बढ़ेगी, भाप बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे ना एयर के, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एटमॉस्फेयर की गैस थी प्लस वहाँ पे H2O की वेपर्स आ जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा पार्टिकल्स हो जा रहे हैं ओवरऑल। और जब ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये समझ लो कि जब भी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, वाटर वेपर या गैस का फॉर्मेशन होगा, लिक्विड जो है कन्वर्ट होगी किसमें, गैस में, इसकी वजह से पार्टिकल्स में होगा इंक्रीज और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, आगे देखो कंडेंसेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। जब गैस जो है कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अकर्स व्हेन वेपर इज कूल्ड, अपोजिट ऑफ बॉइलिंग। अब देखो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। केमिस्ट्री डील्स विद कंपोजिशन प्रॉपर्टीज चेंजेस इन मैटर, एलपीजी ऑर्डर इज एथाइल मरकैप्टन, मिल्क टर्म्स लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट से एंटोनी लेवोसियर क्या होते हैं, ये जो है, अब देखो ये क्या रिवीजन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर क्या होता है पता है आपको, पंचतत्व क्या होता है पता है आपको, मार्स कंडेंट क्या थे, परमाणु की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, डेमोक्रेटिस क्या है, इसने एटम का थ्योरी दिया था, थ्योरी नहीं दिया था एक्चुअली, इसने कॉइन किया था वर्ड, और एटॉमिक थ्योरी एकदम बेसिक बिगिनिंग वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट अबंडेंट स्टेट कौन सा है, प्लाज्मा है। आयोनाइज्ड गैस कौन सी है, प्लाज्मा है। स्टेट ऑफ मैटर यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग, बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तब 1920 में इसका थ्योरी हुआ था। टेम्परेचर एट बीसी फॉर्म्स -2073 केल्विन, इसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोला जाता है। साइंटिस्ट पेयर लिंक टू बीसी कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। एलिमेंट्स को किस में करते हैं पता है आपको, कंपाउंड्स ऑलवेज फिक्स्ड रेशियो H2 एंड 2H2O। मिक्स्ड क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लाज्मा आयोनाइज्ड होती है, नियर एब्सोल्यूट फिर वही बात हो गई, सिलिकॉन चिप्स में यूज होता है। मेटलॉइड्स पता है आपको, इससे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। एवोपोरेशन इज फास्टेस्ट कब होता है, गर्मी ज़्यादा हो, मौसम सूखा हुआ हो, हवा तेज हो, तो सबसे तेज होगा, ठीक है। गर्म मौसम, सूखी हवा और तेज हवा, ओके। तो इसका मतलब जो लू होता है ना, लू चलता है जब, गर्म, सूखी और तेज हवा, ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं हवा के। सबसे बढ़िया इस समय सूखेगा सब चीज। सब्लिमेशन क्या हो जाता है, डायरेक्ट
सॉलिड से जब गैस बन जाए, अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जांपल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ, क्योंकि वहाँ की लिक्विड की कुछ ना कुछ पार्टिकल जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंडेंसेशन क्या होता है? दिस इज अपोजिट ऑफ बॉइलिंग। आगे देखते हैं हम लोग एटॉमिक थ्योरी पे पहुंच गए। इससे क्वेश्चन ना के बराबर ही आएंगे, इसलिए बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे। एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अभी जो पहले, डेमोक्रेटिस और कनड वाला एटॉमिक थ्योरी या फिर परमाणु वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आती है हमारी, वो आती है जॉन डाल्टन की 1803 में। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देखो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो जो है फाउंडेशन है केमिस्ट्री का, मॉडर्न केमिस्ट्री का एक्चुअली, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का यहीं से डिस्कवरी और इसका जो मॉडल बनता है एटॉमिक का यहीं से बनता है। तो कंट्रीब्यूशन हमने देख चुका है वैशेषिक दर्शन का। अब देखो यहाँ पे जो एटॉमिक थ्योरी है उनके डिस्कवरी यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग के बन जाते हैं, इसलिए इसको बहुत याद करना है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 1803 में, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? एटम्स आर इनडिविजिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल एंड आइडेंटिकल इन एन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सब सेम होंगे, उनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है और उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब देखो हमें पता है कि इंडिविजिबल उनके अंदर में सब पार्टिकल्स होते हैं, ये बाद में पता चला हमको। अब थॉमसन आ गए हमारे। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, इन्होंने भी माना था एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने क्या कहा कि ये कोई एटम है, इसके बाहर बाहर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो थॉमसन ने ही क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी। तो इलेक्ट्रॉन का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है किसने देता है? वो जो है हमारे थॉमसन साहब ही देते हैं, तो याद रखना। और ओवरऑल एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से बैलेंस कर दिया जाता है। फिर आते हैं रदरफोर्ड साहब, इनका जो है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम होता है। तो न्यूक्लियर की बात करते हैं हम, तो ये कह रहे हैं एटम जो है वो डेंस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसा कि ये थॉमसन साहब भी बोले थे कि पॉजिटिव ही होता है, इसमें कि न्यूक्लियस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स किनारे किनारे चक्कर मारते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड मॉडल है, 1911 की बात हो रही है। नील्स बोर, हाँ ये एक बात क्रोनोलॉजी में भी लगाने को दिया गया है ये, तो याद रखना भाई, कुछ भी पूछ रहे हैं आज के आयोग वाले, इसको जो है क्रोनोलॉजी में भी लगाने को दिया गया है। एटॉमिक थ्योरी जो है अलग अलग, डाल्टन की, थॉमसन की, रदरफोर्ड की और नील्स बोर की, तो इसके ईयर्स एक याद रखना कि कैसे कैसे डेवलप होता है, क्योंकि अब खेला हो सकता है आपके साथ, तो ध्यान रखिएगा। तो रदरफोर्ड 1911 में आते हैं, न्यूक्लियर मॉडल आता है। फिर आता है नील्स बोर का बोर मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, जिसके में आता है शेल का कॉन्सेप्ट। ओके, और क्वांटाइज्ड एनर्जी, मतलब हर एक शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा। फिर आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 1926 में, जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर मॉडल। अब देखो 1926 से लगभग हम 1925 में पहुंच गए, लगभग 100 साल हो गए हैं, 2025, और अभी भी मतलब जो केमिस्ट्री है लगभग उसमें कोई फर्दर डिस्कवरी, बहुत अमेजिंग डिस्कवरी नहीं है। तो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी वो 1926 की थी, जो था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बाय श्रोडिंगर। तो ये इसमें वेव नेचर ऑफ एटम की बात हुई थी। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटीज होती हैं कहीं किसी ऑर्बिटल में पाए जाने की। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो शेल की बात हुई थी वो नील बोर्स के मॉडल में हुई थी, और जो ऑर्बिटल की बात होती है वो श्रोडिंगर के मॉडल में होती है। तो ओवरऑल सीक्वेंस क्या हो गया? डी टी आर बी क्यू, डी टी आर बी क्यू। ओके, डाल्टन, थॉमसन, रदर, बोर्ड, क्वांटम। ओके, डाल्टन, थॉमसन, रादर, बोर्ड, क्वांटम, ये याद कर लेना। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आते हैं इस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे, और उसके बाद आएंगे हम मेसॉन पे, जो छोटे छोटे अभी फर्दर इस समय रिसेंट जो थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम थॉमसन पे। 1987 में इन्होंने क्या था, कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था। अब इनका जो जॉन डाल्टन का मॉडल था 1803 में था, थॉमसन का 1897 में था। तो एक्सपेरिमेंट कौन था? कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था। अब क्या था इसमें कि जो रेस थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो इसका मतलब क्या था, रेस अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो रेस कैसी हो जाएंगे? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेचर क्या पता लगा इससे, क्या है कि इट कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज -1। इसका अच्छा ये भी देख लेना, इसको बहुत पहले पूछा जाता था, ये सब चार्ज वार्ज अब नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी अभी कुछ भी पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा याद करके देखो।
तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये देखो इसको लिखना है -19, इसकी पावर है। ओके, तो याद रखना -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इस वाले पे कूलम्ब में। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, कितना, बहुत ही कम, बहुत ही कम, 10 टू द पावर -31 kg है। ओके, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है। तो प्रोटॉन का कितना है, 1836वां भाग है, वेरी स्मॉल मास, और टोटल मास में इसका ना के बराबर कंट्रीब्यूशन है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हो गया इसका खेला। बस अब याद रखना है मास लगभग 9.1 माइनस पावर, याद रखना -31, क्योंकि यहीं से खेला करेगा। जो चार्ज होगा उस पर पावर क्या है, -19 की है, और जो इसका मास है उसकी पावर कितनी है, -31 है, और ये 1/1836 जो है उसका है प्रोटॉन का। ओके, तो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इससे हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स शो दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल एंड इट इज इनिशिएटेड एंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। अच्छा हाँ, इससे से शुरुआत हो जाती है। हाँ, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। अब आते हैं हम प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। ओके, अब अगर सीक्वेंस देखो आप, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो रही है 1897 में। कब हो रही है, 1897 में। ओके, लेकिन प्रोटॉन की खोज कब हो जा रही है, 1886 में हो जा रही है। इसका मतलब ये पहले हुआ था। प्रोटॉन की खोज कब हुई है, पहले हुई है, कि जो कैनाल रेज या एनोड रेज, एक मिनट, चार्ज पार्टिकल्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गोल्डस्टीन इन 1886। ठीक है, उसके बाद जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट 1919 में, तब ये बात कंफर्म हो गई। ओके, तो सबसे पहले इसने गोल्डस्टीन ने खोजा प्रोटॉन को, उसके बाद रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट 1919 में ये दोबारा से कंफर्म हुआ कि जो गोल्डस्टीन ने बोला था वो बात सही है। तो नेचर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, 1 यूनिट का चार्ज कितना होगा, इतना, जस्ट क्या है, अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, सेम है 1.6 10 टू द पावर -19, कितना पावर है, 19 का। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1.67 टू द पावर -27 kg। कंपैरिजन याद रखना हमेशा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, केमिस्ट्री में फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको यहीं से लपेट लेगा वो। ओके, तो याद क्या करना है, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे कितना माइनस चार्ज था, 31 की। ओके, और सॉरी वेट की बात कर रहे हैं, चार्ज तो सेम ही है, और इसका जो वेट है वो क्या है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। तो खेला कितने का है, वहाँ पे -31 है, यहाँ पे -27 है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, तो जो चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज में 10 की घात -19 है। ठीक है, वेट ऑफ प्रोटॉन कितना है, 10 टू द पावर -27 है। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है, 10 टू द पावर -31 है। तो ये पावर से याद रखना, और ये दोनों केजी में है, ये कूलम्ब में है। प्रोटॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, Z है इसका। सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम एंड लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इसी से आगे फिर आगे जो थ्योरीज आएंगी। आप देखो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। कब की, 1932 में की। तो सबसे लेट कौन खोजा जा रहा है, 1932 वाला। ठीक है, तो चैडविक। अब देखो ओवरऑल सीक्वेंस देख लो, इलेक्ट्रॉन जो है किसने किया, थॉमसन ने, ईटी। अच्छा, सीक्वेंस क्रोनोलॉजी ही लगाते हैं इसको, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, पीजी। फिर आया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। फिर आया चैडविक ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की, एनसी। तो ये है सीक्वेंस PGET NC, इसको याद कर लो। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोज की। और अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो है न्यूट्रल है। ठीक है, और जब बम्बार्डमेंट किया गया किसका, बेरिलियम का बम्बार्डमेंट किया गया अल्फा पार्टिकल्स के साथ, तब जो है न्यूट्रल रेडिएशन मिली, जिससे पता चला कि हाँ भाई जो न्यूट्रॉन होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, इसी से इसका नाम भी बना भाई, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, इसी से मिलके बना हुआ है ये। ओके, नेचर एंड प्रॉपर्टीज, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो चार्ज, मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन। कितना है, एकदम एग्जैक्टली इक्वल नहीं है,
पर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम मान लेते हैं कि बराबर ही है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन स्लाइटली मोर देन द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो वहाँ यहाँ पे कितना है, पावर तो सबकी सेम ही है, यहाँ पे भी पावर कितनी है 10⁻⁻27 ही है, तो बहुत अंतर नहीं है, यहाँ पे हल्का सा अंतर है, तो इसको हम इग्नोर मार देंगे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे अगर इस तरह से स्टेटमेंट पूछ लिया कि स्लाइटली मोर है, नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो वहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये वर्ड आ गया एग्जैक्टली इक्वल तो आपको मार देना गलत, अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है इक्वल या नियर अबाउट सेम, एम्बिगुअस वर्ड्स हैं तो वहाँ पे सेम मान सकते हो आप। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, पता है आपको। सिग्निफिकेंस क्या है, न्यूट्रॉन्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट मास ऑफ द एटम एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में और इनका मास में बहुत रोल होता है। आगे अब देखो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटेड टर्म्स, ये क्या है आपको सिंबल्स याद रखने हैं। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, Z होता है। मास नंबर जो होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके, आगे देख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम को उठाओगे उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, जिसको हम Z बोलते हैं। ओके, आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट, जैसे Z है तो हाँ उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर मोर डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर। ओके, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी से डिसाइड होती है, Z से, ठीक है। तो आइडेंटिटी डिसाइड होती है क्योंकि लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर से डिसाइड होती हैं। तो ये हो गया आपको। अब देखो Z बराबर 8 है तो 8 प्रोटॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद कर लो, जितना ही Z होगा उतना ही E होगा, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनलेस वो क्या किया हुआ चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जिसमें से आयनाइज हो गया हो, तब तो अलग हो जाएंगे। अब देखो मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द टोटल। मास नंबर क्या होता है, जब सम कर दोगे किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा A, दैट इज मास नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेग्लिजिबल मास होता है तो इसको हम कंसीडर करते नहीं हैं। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो A होता है दैट इज द मास इज इक्वल टू P दैट इज Z प्लस N दैट इज O, तो काम खत्म हो गया, आपको पता ही है। अब इसमें अगर क्वेश्चन आता है किसी में दिया है कि भाई इतने प्रोटॉन्स हैं इतने न्यूट्रॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, या मान लो एटॉमिक मास दिया आपको, न्यूट्रॉन दिया तो प्रोटॉन निकालना है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करके आप निकाल लेना उसमें, ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करके। आगे देख लेते हैं स्टैंडर्ड एटॉमिक नोटेशन। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, AZX होता है, ये सब आएगा नहीं, छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं पढ़ने का है। आगे देखो रिलेटेड न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इसलिए इसको देखते हैं ध्यान से हम।